नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में बात करेंगे पीठासीन अधिकारी के कार्य और चुनौतियों की। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आजादी के बाद देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जहां संसद की व्यवस्था की, वहीं राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रस्ताव भी किया गया। इसके साथ ही लोकसभा के संचालन और गरिमा बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया। राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी तरह जवाबदेह होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर इस पद की गरिमा को बरकरार रखें। विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध होना और उसका किसी भी दल के प्रति झुकाव नहीं होने वाला स्वरूप समाज की उस राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था की प्रमुख आधारशिला है। इन्हीं तमाम बातों पर मंथन के लिए देश के सभी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का 79वां राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तराखंड के देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें स्पीकर से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तो आज हम बात करेंगे विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की, जानेंगे उनके अधिकार और शक्तियों के बारे में, साथ ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों को भी समझने का आज प्रयास होगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ वीके अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व महासचिव रहे हैं राज्यसभा के। सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ KR रहमान खान साहब जुड़ रहे हैं, जो पूर्व उपसभापति रहे राज्यसभा के। सर, स्वागत आपका भी। शुरुआत अग्निहोत्री जी आप ही से। सर, संसदीय व्यवस्था में पीठासीन अधिकारी का पद कितना महत्वपूर्ण है और संविधान में इस पद की व्यवस्था कैसे की गई है? जो पीठासीन अधिकारी है वो कर्ता धर्ता है, जो विधानसभा बोलिए या संसद बोलिए, कर्ता धर्ता है। और उसका मुख्य कार्य क्षेत्र है कि कार्यवाही जो संसद की है या विधानसभा की है उसको, या विधान परिषद की है उसको ठीक से सुचारू रूप से चलाना, ये उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसमें ज़्यादातर जो भी निर्णय लेने होते हैं वो स्पीकर ही लेता है, या उसके अधिकार जिसको भी देता है वो लेता है जी। और बेसिकली शुरू होता है कि सदन में क्या कार्रवाई होगी एक दिन, लिस्ट ऑफ बिजनेस बोलते हैं, वो निर्णय उसका लेता है कि अगले दिन क्या काम होगा। सजेशन आते हैं गवर्नमेंट से भी और मेंबर्स से भी कि ये काम किया जाए, वो किया जाए, बट अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी लेता है कि क्या कार्य होगा। तो खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, असल में जो पीठासीन अधिकारी को राइट्स दिए गए हैं उसमें कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं, विशेष अधिकार भी हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। सर, स्पीकर्स के पास कौन से वो विशेष अधिकार हैं जिनके जरिए वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और सदन को चलाया जाता है? कि अभी जब अग्निहोत्री साहब ने जो कहा कि पीठासीन अधिकारी के पास पूरी सदन का चलाना, उसका नियंत्रण करना, पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। और जहाँ के रूल्स एंड प्रोसीजर्स और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो भी उसमें प्रावधान है उसके ऊपर सदन को चलाना पड़ता है। मगर जो स्पेशल पावर्स जो अब कहा जाता है, वहाँ पीठासीन अधिकारी को कुछ डिस्क्रिशन भी होना पड़ता है। इस पर देखिए, टू मेक ये जो हमारा सदन अच्छी तरह चलने के लिए कुछ कहीं वो उसमें इस रूल्स में ढील भी देना पड़ता है ताकि डिबेट अच्छी तरह से हो। तो इस से पीठासीन अधिकारी को स्पेशल पावर्स भी हैं कि रिलैक्स कर सकते हैं टाइम को, या और कोई भी ऐसी सुविधा अगर मेंबर चाहता है अपनी बात को रखने के लिए देना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज पीठासीन अधिकारी को है कि जो भी सदन के मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनकी जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस वो सदन के सामने रखते हैं, उसको नियंत्रण करना ही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है। जी, अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अग्निहोत्री जी, हम कार्य को तो समझ ही रहे हैं, उनकी भूमिका भी समझ रहे हैं, इस बीच कुछ चैलेंजेस को भी समझना जरूरी हो जाता है।
पीठासीन अधिकारी के सामने जो बड़ा चैलेंज है, जो आपको समझ में आता है, वो क्या है सर? सबसे बड़ा चैलेंज वही है, सुचारू रूप से सदन को चलाना, जी। सदन की कार्रवाई करना। अब उनके पास विशेषाधिकार है कि अगर सदन की कार्रवाई में कोई बाधा डाल रहा है तो उसको वो निष्कासित कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं मेंबर को कुछ दिनों के लिए। लेकिन होता असल में ये है कि अगर एक दो लोग हल्ला गुल्ला करें तो ये निर्णय लेना आसान हो जाता है कि उनको सदन से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जब बहुत सारे लोग वेल में आके हल्ला गुल्ला करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनको सबको निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि उससे तो फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगी नहीं। अगर आधे से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल दिया गया तो फिर जो भी डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, वो तो इट इज़ नॉट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज यही है। उसके अलावा और भी उनके हैं कार्यक्रम, उसके हिसाब से एक चैलेंज ये भी आता है कि जब वो दल बदल का कानून जो है डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में जो है उसके तहत निर्णय लेना, ये भी एक बड़ा भारी चैलेंज होता है। जैसा कि अभी कर्नाटक में हुआ, उसमें काफ़ी दिनों तक चलती रही चर्चा कि क्या उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया था उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया और उनको सस्पेंड डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। तो जहाँ तक कि सदन की कार्रवाई है, सदन के अंदर जो कार्रवाई है उसमें कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जो क्वेसाइड जुडिशियल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग है, पर्सनल कैपेसिटी में जो भी स्पीकर या पीठासीन अधिकारी जो लेता है निर्णय, उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है, और वो भी उसी हद तक कि क्या कोई मेला फिडे है, क्या उसने नियम कानून का पालन नहीं किया, कि क्या उन्होंने नेचुरल जस्टिस का फॉलो नहीं किया, उसी मुद्दे पर आकर वो फिर बात बढ़ सकती है। तमाम बात सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो हैं इन पीठासीन अधिकारी के बदल भी दिए हैं, लेकिन कर्नाटका में उसको अपहोल्ड किया, क्योंकि जो भी उसने किया था वहाँ पे सही किया था। तो खान साहब, जिस 10th शेड्यूल की सर बात कर रहे हैं, अनुसूची 10 की बात कर रहे हैं, इसमें पीठासीन अधिकारी की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और दल बदल की स्थिति में जब वो असल में एक्शन में होता है, जब वो काम कर रहा होता है, तो क्या माने, वो हाउस का मुखिया होता है या फिर वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, एक जज की तरह काम करता है? खान साहब, असल में वो भूमिका होती क्या है तब? देखिए, 10th शेड्यूल में जो पावर्स पीठासीन अधिकारी को दिए गए हैं, ये ऑब्सोल्यूट पावर्स हैं, यानी कि ये सिर्फ हाउस की कार्रवाई नहीं, एक जुडिशियल प्रोसेस है। क्योंकि 10th शेड्यूल में किसी जो मेंबर को डिस्कशन करना चाहिए या डिस्क्वालीफाई करना चाहिए तो लीगल प्रोसेस को जाना जरूरी है। उसमें वहां पर जो है अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, जो जिसके मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है, देन प्रेसिडेंस देखना पड़ता है, और क्या सर्कमस्टेंसेस में उसको जो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इन तमाम को ही अज्यूम्स ए पोजीशन ऑफ ए जुडिशियल पर्सन, बिकॉज ही हैज टू पास, व्हेन ऑर्डर जब पास करते हैं तो स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है, इसलिए उसको पूरे प्रेसिडेंट देख के पीठासीन अधिकारी को ये निर्णय लेना पड़ता है। मगर कानून में he has an absolute power, his decision is unchallengeable except in the circumstances which, जैसा कि अग्निहोत्री साहब ने कहा कि हाल ही में कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया जो स्पीकर का ऑर्डर है, अगर हम स्पीकर का ऑर्डर देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर था वो, यानी उन्होंने उनके पास दो चैलेंजेस थे, एक तो मेंबर्स रिजिग्नेशन दिए थे, दूसरा जो पार्टीज थे जिनको जो डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन को भी देखना पड़ेगा। तो उनके पास दो चैलेंजेस थे कि क्या रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करना पहले है या डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने एक यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट उनका जो निर्णय था, डिसीजन था, इट ए वेरी जुडिशियस डिसीजन था, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। और बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहां जो कानून को भी दरकिनार किया गया है, डिसीजंस ले लिए गए, मगर ये मेन चैलेंज 10th शेड्यूल में एक पीठासीन अधिकारी को दिया गया है, जो कभी कभी कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है। वरना उसके दूसरे जो डिसीजंस हैं पीठासीन अधिकारी के, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स में वो डिसीजंस लेता है,
वो कोई कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े चैलेंज है पीठासीन अधिकारी को। इस तरह दूसरी चैलेंज इसके पास ये है कि हाउस को किस तरह से चलाया जाए, यानी कि लोग मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देके जो डिबेट चलते हैं बगैर। और दूसरा चैलेंज इमीडिएट है कि हिज इम्पार्शियलिटी इज टेस्टेड, यानी कि हर मेंबर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी किसी ना किसी पार्टी से वहां पीठासीन अधिकारी बनता है, तो उसको चाहिए कि एक एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी से काम करना। ये बहुत चैलेंज, समटाइम्स ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है वीके अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से दल बदल की स्थिति में हम ये समझ पा रहे हैं कि देखिए उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे दूसरे कौन से अधिकार हैं जिनके जरिए पीठासीन अधिकारी को न्यायालय में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? न्यायालय क्षेत्र से भी वो बाहर है, क्या सदन के नियम, उसकी व्याख्या इसी के अंतर्गत आते हैं सर? ऐसा है कि और भी तमाम कार्य करता है पीठासीन अधिकारी। एक तो सदन में या विधानसभा में बहुत सारी कमिटियां होती हैं, तो उन कमिटियों में भी ज़्यादातर पीठासीन अधिकारी नामिनेट करता है, नामित करता है सदन। कहीं कहीं किसी किसी कमिटियों के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर कमिटियों के लिए वो नामित करता है। उसके अलावा कुछ कमिटियों में, तमाम सारी कमिटियों तो सब उसके तहत ही आती हैं पीठासीन अधिकारी के, लेकिन कुछ कमिटियों का वो चेयरमैन भी होता है। जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है एक, जो कि निर्णय लेती है कि हाउस में क्या बिजनेस लिया जाएगा हफ्ते भर के लिए या हर दिन के लिए, जो भी है। तो वो भी उसका चेयरमैन वो रहता है, तो वो उसका रहता है। जैसा कि रहमान साहब ने कहा कि उसको अनबायस्ड डिसीजन होना उसका, तो उसके लिए एक कानून उसमें आपके 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं, पहले भी केसेस हुए हैं कि जब पीठासीन अधिकारी जैसे ही उसने अपना पदभार संभाला तो अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई अब मुझे अपना काम जो है वो अनबायस रूप में करना है, इसलिए मैं अब उस पार्टी का मेंबर नहीं रहूँगा। अब ऐसी सूरत में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन 10th शेड्यूल में स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी नामित इलेक्ट हुआ है, वो अगर अपने पद से, वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में अशोक टंडन साहब भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशोक जी, स्वागत आपका। सर, अधिकारों की, कर्तव्यों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और इस बीच चर्चा ये भी है कि असल में उत्तराखंड के देहरादून में पीठासीन अधिकारियों का 79वां सम्मेलन है। सर, इस मौके पे मौजूदा स्थिति में कई हमने केसेस देखे, पढ़े, सुने, इस मौके पे इस तरह के सम्मेलन की जरूरत कितनी ज्यादा दिखाई देती है सर? अधिकारों पे, चुनौतियों पे मंथन कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, ऐसे सम्मेलन लगातार होते रहते हैं, और यहाँ तक कि विदेशों में भी जितने पीठासीन अधिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी सम्मेलन होते रहते हैं। देखिए, हमने ब्रिटेन से अपना ये संसदीय प्रणाली जो ली थी, लोकतंत्र, वहाँ पर तो एक समय ऐसी कन्वेंशन भी थी कि वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। जब तक कि वो स्पीकर अपना लोअर हाउस का इलेक्शन हार नहीं जाता, तब तक वो स्पीकर रहता था। अच्छा। और वहीं से हमने ये प्रथा ली थी कि नहीं, हम ये तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो स्पीकर या पीठासीन अधिकारी होगा, जैसा अभी बताया, वो अपने दलगत राजनीति से हट जाएगा, वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देगा, ताकि वो 5 साल अगर पीठासीन अधिकारी है तो वो निष्पक्षता के साथ काम करता रहे। और भारत ने तो एक से एक ऐसे अनुभवी और धुरंधर एक ऐसे नेताओं की लिस्ट है हमारे पास, जो हमारे यहाँ कम से कम लोकसभा के स्पीकर रहे या सारे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति रहे, और राज्यों में भी। तो हमारे जो एक कुल मिलाकर जो हमारी एक कन्वेंशन से चली आ रही 70 वर्ष की राजनीति है, लोकतंत्र है संसदीय, वो सफल माना जाता है। और बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भारत के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी तरफ देखा जाता है कि वो किस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र को चला रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ आपस की अपनी समस्याएं भी हैं। मुझे ध्यान है कि जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी राज्यों में, तो स्पीकर के जो एक जिसको हम कहते हैं जिम्मेदारी है,
उसके ऊपर बहुत बहस हुई थी, क्योंकि स्पीकर किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। तो उस समय से राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते पावर्स ऑफ द स्पीकर पर बहुत बहस हुई है भारत में। और आज भी हम देखते हैं, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज भी चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो स्पीकर बनता है, पीठासीन अधिकारी होता है लोअर हाउस का, वो सरकार का सबसे ट्रस्टेड एमपी या एमएलए होता है, क्योंकि उसके हाथ में इतनी ताकत रहती है। जो अभी हम देख रहे हैं हाल ही में डिस्क्वालीफाई कर देना, जैसे कर्नाटका का उदाहरण अभी हमारे सामने आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी की आधी बात को तो मान लिया कि आप सांसदों को जो निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर ये शर्त नहीं लगा सकते कि वो कब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनको चुनाव लड़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अभी दी। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत उदाहरण हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बात हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी कभी कभी बहुत हेल्पलेस दिखते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, सांसदों को कैसे नियंत्रण में करें। तो जो अभी बता रहे थे कि उसके क्या अधिकार हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा जो ऐसा प्रलोभन, अगर उसका मैं शब्दावली का इस्तेमाल करूं, संसदीय तो नहीं है, कि जब उनको विदेशों में एक अपने प्रतिनिधि मंडल लेकर जाना होता है दोनों सदनों के, विशेष तौर से लोकसभा के स्पीकर को, तो किस पार्टी से कौन सा सांसद लिया जाए ये पार्टी से नहीं पूछा जाता, तो वो स्पीकर ही तय करते हैं। तो स्पीकर के पास बहुत ऐसे अधिकार हैं, जैसे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो किस मुद्दे को उठाने देना। तो सांसद बहुत बड़ी मात्रा में ये देखते हैं कि हम पीठासीन अधिकारी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, लेकिन दलगत राजनीति कभी कभी इस पर हावी हो जाती है और हम देखते हैं लोग वेल में आ जाते हैं, हाउस एडजर्न करना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें, अवलोकन करें, तो भारत की संसदीय लोकतंत्र परंपरा बहुत ही एक तरह से उदाहरण है दुनिया के बहुत सारे विकासशील देशों के लिए। तो इसलिए जब हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं, देश के अंदर होते हैं और विदेशों में भी होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो सम्मानजनक है, बहुत अनुकरणीय है। हालांकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि दिन ब दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां आती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में हमारे जो पीठासीन अधिकारी रहे हैं उनका एक वर्चस्व रहा है, उनकी बहुत एक अच्छी इस तरह की छवि भी रही है। और हम नाम भी गिना सकते हैं कि विशेष तौर से लोकसभा के जो हमारे स्पीकर रहे हैं वो सचमुच में बहुत ही उच्च कोटि के हमारे पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ से ट्रेंड सेट करते हुए दिखाई देती है कम से कम भारत की रवायत। लेकिन खान साहब, जिस तरह से अशोक जी भी कह रहे थे कि देखिए जो चर्चा असल में हो रही है उसके हिसाब से तो दलगत राजनीति से खुद को निकालना, पद की गरिमा को मेंटेन करना और सभी दलों के साथ समान तालमेल बैठाना, सर ये तो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। फिर यानी व्यक्ति का खुद से भी द्वंद्व हो सकता है। देखिए, ये आपने सही कहा कि एक इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत ही जरूरी है। और मैंने ऐसे मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मैं 8 साल राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन रहा, 2 साल स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन रहा जी। इस वक्त मुझे बहुत से ऐसे मौके आए जहां पर मेरी इम्पार्शियलिटी को टेस्ट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं कि एक टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर, ट्रस्ट ऑफ द मेंबर, स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मुश्किलों को वो भी समझते हैं। और दूसरी बात है, जो था कि आपने कहा कि उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव बॉडीज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग होने जा रही है। ये एक अहम बॉडी है, जैसा कि अभी अभी कहा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और इस पे बहुत विस्तार से डिस्कशंस होता है कि क्या होना चाहिए। जबकि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है हमारी हो, तो लेजिस्लेटिव में जो इम्पार्शियलिटी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का पोस्ट बहुत ही अहम होता है। वही हर एक को प्रोटेक्ट कर सकता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स की एक एटीट्यूड बन गई है कि कम से कम सदन चले। अब जब कम से कम सदन चलता है तो मेंबर्स का जो राइट्स है वो
वो कम हो जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्वेश्चन आवर शॉर्टन हो जाता है, क्वेश्चन आवर्स को टाइम नहीं होता, जो मेंबर्स के इश्यूज रहते हैं वो उठा नहीं सकते। और एक तो ये अहम डेमोक्रेसी में राइट ऑफ द मेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारियों के बहुत से सम्मेलन में जहां तक मुझे मालूम है निर्णय लिया गया है कि हाउस को मिनिमम 100 डेज चलाना है, तभी कोई भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी में हर मेंबर को उसका हक मिलेगा, उसका कानून मिलेगा। मगर हमारे कोई भी सरकारों में कभी भी ये जो डिसीजंस होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज के, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी हुए हैं, हमारे कंट्री आल्सो, दैट एटलीस्ट any legislative, whether Lok Sabha or the state assembly, should function at least 100 days in a year. This is the benchmark fixed long back, but no government are following. They want to curtail the sessions. इसमें पीठासीन अधिकारी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वो सबको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, सबके इश्यूज को मौका नहीं दे पाएगा, डिबेट में टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि शॉर्ट एंड डिबेट जो इश्यूज, क्योंकि हमारी पूरी जिम्मेदारी है डिबेट से बिल्स को डिस्कस करें, वो वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए ये आप ऐसे सम्मेलन में कोशिश करना चाहिए कि एक मैंडेटरी बना जाए थ्रू रूल्स एंड प्रोसीजर के 100 डेज का सेशन होना चाहिए, तब चलकर हमारी डेमोक्रेसी और हेल्थी डिस्कशन सही हो सकते हैं। तो इस तरह के सम्मेलनों से आगे की राह कम से कम तय होनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य होना भी चाहिए। अग्निहोत्री जी, कहीं मैं पढ़ रहा था कि स्पीकर की पावर इतनी होती है कि हाउस की किसी मेंबर की अगर गिरफ्तारी हाउस प्रेमिसेस में हो रही है तो बिना उसकी परमिशन के वो अरेस्टिंग में नहीं हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, इंडिया में भी है, यूके में भी, तमाम देशों में, कि उसके परमाइस में विदाउट द परमिशन, और इसके अलावा और भी कहीं अगर उसका अरेस्ट होता है तो इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है स्पीकर को। अच्छा, अगर सेशन के, स्पेशली सेशन जब चल रहा है और परिसर के बाहर अगर अरेस्ट हो जाए किसी कारणवश, तो उसके लिए एक प्रोफार्मा भी प्रिस्क्राइब्ड है कि इंटीमेशन देनी पड़ती है। अशोक जी, आखिरी कमेंट आपका, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ, ये जो हम पीठासीन अधिकारी की पावर्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी सांसद कभी भी, ये चाहे सदन है या नहीं है, उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर अंदर उस जैसे लोकसभा का सदस्य अगर पकड़ा गया है तो उसकी सूचना स्पीकर को देनी पड़ती है। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और वो जितने भी सांसद हैं उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, उनका संरक्षक भी स्पीकर है। वो केवल संसद भवन के अंदर ही नहीं है, जहाँ कहीं भी सांसद है उसका रक्षक स्पीकर है। इसलिए स्पीकर के पद को माना जाता है कि वो एक तरह से पूरे सदन का, हाउस का, और एक तरह से संसदीय लोकतंत्र का एक संरक्षक है। तो वो पद और उसकी गरिमा को हमने अपने देश में बनाए रखा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं, हालांकि कई समस्या आती हैं जब किसी भी सदस्य को निष्कासित करना पड़ता है या हाउस से बाहर निकालना पड़ता है, तो ये एक थोड़ा सा दुखदाई मौका होता है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा 70 वर्ष का जो संसदीय लोकतंत्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो सचमुच में अनुकरणीय है। ठीक है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड यूं ही कायम रहेगा, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही, और आप जानते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल होती है फिर मुलाकात देश देशांतर में। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।